नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कौन से सेमेस्टर के होने वाले हैं? ये होने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर के। फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट है? तो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है प्रोग्रामिंग विद जावा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर इसके ऑप्शनल में आपको मिल जाता है साइबर सिक्योरिटी। इसके अलावा फोर्थ नंबर में मिल जाता है ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। इसके अलावा ओपन इलेक्टिव होता है, तो ओपन इलेक्टिव में आपको मुख्य रूप से पाइथन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हो जाते हैं टोटल 5 सब्जेक्ट। तो इन पांचों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे जानेंगे, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे प्रोग्रामिंग विद जावा की कंप्लीट बुक मैंने यहाँ पे लॉन्च कर दिया हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप। टेलीग्राम पे जब आप जाओगे तो टेलीग्राम ज्वाइन करे होंगे, जैसे पाइथन है, पाइथन के पहले आप देखोगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको जावा भी मिलेगी। ये दोनों बुक आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे लिंक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो बुक है, जैसे मान लीजिए ये वाली जो थर्ड नंबर की है और फोर्थ नंबर की, इनको भी मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँ, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट के। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग विद जावा की। चलिए बात करते हैं जावा की। तो जावा के अंतर्गत हमको देखने को मिलती है टोटल 5 यूनिट। ठीक है, तो पाँचों यूनिट के अंतर्गत हम यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। जैसे पहली यूनिट की अगर बात करें तो पहली यूनिट में आपको देखने को मिल जाता है इंट्रोडक्शन टू जावा। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले पूछा जा रहा है सी प्लस प्लस और जावा में क्या अंतर है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा, ये आपको समझाना है। अब आंसर कैसे लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप हाउ टू सॉल्व एग्ज़ाम, जो मेन एग्ज़ाम है उसका वीडियो आप ज़रूर देखिए। उसको मैं जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आई बटन में आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जावा वर्चुअल मशीन यानी जेबीएम क्या होता है, इसके मुख्य फंक्शंस को समझाइए। नेक्स्ट है डिस्क्राइब जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर विद एग्जांपल, यानी कि जावा का जो एक प्रोग्राम है, मुख्य प्रोग्राम जो होता है सबसे शुरुआत वाला, उसको बनाना है और साथ ही उसके हर एक स्टेप्स को समझाना है। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है एक जावा प्रोग्राम लिखिए जो डेटा टाइप और डेटा जो टाइप कास्टिंग है उसको दिखाए। टाइप कास्टिंग मतलब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलना। जैसे मान लीजिए आपने क्या लिए हो, आपने लिए हो फ्लोट पॉइंट। ठीक है, फ्लोट मतलब दशमलव वाला, और फ्लोट को आपको किस में बदलना है, इंट में। तो इस प्रकार कन्वर्जन दिखाना है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो कन्वर्जन होते हैं, हालांकि इसमें उसको अलग प्रकार से दिखाया जाता है। तो ये दोनों को आपको समझाना है। इसके अलावा आपको कंट्रोल स्टेटमेंट या जो डिसीजन मेकिंग है, जिसे हम बोल सकते हैं इफ़ और स्विच स्टेटमेंट को सिंटैक्स और उदाहरण सहित समझाना है। ये हो गया फर्स्ट यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद सेकंड यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ पे मिल जाती है क्लासेस, यानी कि उप्स का कॉन्सेप्ट मिल जाता है। क्लासेस मिल जाती है, मेथड्स मिल जाती है और इनहेरिटेंस। तो ये तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है जावा में क्लास कैसे डिफाइन करते हैं। क्लास एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बार बार उपयोग किए जाने वाले सारी चीज़ें कहाँ डिफाइन कर दी गई, एक नाम डिफाइन कर दिया जाए। एक प्रकार का फंक्शन है, बड़ा फंक्शन बोल सकते हैं या मॉड्यूल है, इसी को क्लास बोल सकते हैं। और क्लास अपने आप रन नहीं होती, इसको रन कराने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं। जैसे इसी के अंदर हम छोटा सा फंक्शन डिफाइन करें तो वो एक प्रकार की मेथड कहलाती है। और एक क्लास को दूसरे क्लास में, यानी कि ए क्लास की जो फीचर्स है बी क्लास में अगर लाई जाती है, उसे हम बोल देते हैं इनहेरिटेंस। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। जैसे जावा में क्लास कैसे डिफाइन करते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ये आपको एग्जाम्पल के साथ में बताना है। जब भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिना प्रोग्राम बनाए आप कोई भी आंसर नहीं लिखेंगे। पॉसिबल यही रहता है कि जैसे आप यहाँ पे क्लास की बात करें तो क्लास का एक प्रोग्राम होना ही चाहिए, ऑब्जेक्ट का एक प्रोग्राम होना ही चाहिए। तो इससे आपका जो आंसर है थोड़ा इफेक्टिव लगेगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग को उदाहरण से समझाइए। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग को समझाना है, एक ओवरराइडिंग भी होती है। इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस को उदाहरण देकर समझाइए। इसके अलावा आपको जावा में फाइनल कीवर्ड का उपयोग कहाँ होता है, इसको कैसे उपयोग करते हैं, ये सारी चीज़ बताना है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इनहेरिटेंस में क्या अंतर है, ये आपको समझाना है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको मिलेगी थर्ड यूनिट में एरे, स्ट्रिंग एंड पैकेजेस। तो यहाँ पे आपको मिलेगा वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल एरे। मतलब यहाँ पे
एक आयाम और दो आयाम हिंदी में बोला जा रहा है, परंतु आपको वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल ही ध्यान में रखना है ताकि सरल लगे थोड़ा। तो यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। नेक्स्ट आप देखोगे तो जावा में रैपर क्लास क्या होती है। इसके अलावा आप देखेंगे जावा में पैकेज कैसे बनाया जाता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। इन्हें इंटरफेस, देखिए इंटरफेस को समझाना है, इंटरफेस को डिफाइन कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये समझाना है। नेक्स्ट आप देखोगे जावा में एरे और वेक्टर में क्या अंतर है ये समझाना है। फोर्थ यूनिट में आपको मल्टी थ्रेडिंग मिलेगा। मल्टी थ्रेडिंग एक प्रोसेस होती है, मल्टी थ्रेडिंग मतलब मल्टी प्रोसेस। जावा में थ्रेड का लाइफ साइकिल समझाना, इसका पूरा चक्र समझाना है जो थ्रेड होती है उसका। साथ ही आपको थ्रेड क्लास एक्सटेंड करना और रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट कैसे करते हैं इसको बताना है। सिंक्रोनाइजेशन क्या है, यह क्यों आवश्यक है। साथ ही आपको देखने को मिलेगा मल्टीपल थ्रेड बनाने का प्रोग्राम लिखिए। इसके अलावा आपको मिलेगा थ्रेड की प्राथमिकता को आपको उदाहरण से ही समझाना है, यानी कि प्रायोरिटी क्या होती है उसको एग्जांपल से ही समझाइए। फिफ्थ यूनिट में मिलेगा आपको एप्लेट एंड वेब इंटीग्रेशन। जैसे आप देखोगे तो जावा में एप्लेट और एप्लीकेशन में क्या अंतर है। एप्लेट का लाइफ साइकिल समझाना है, जैसे थ्रेड का लाइफ साइकिल था। फिर एचटीएमएल पेज में एप्लेट कैसे जोड़ा जाता है और चलाया जाता है। एप्लेट टैग और इसके एट्रीब्यूट को समझाना है। साथ ही आपको एक सरल ऐप जो एप्लेट प्रोग्राम है उसको बनाना है, उसको एक मैसेज दिखाना है। तो ये हो गए 5 यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा सा आपको बुक के बारे में बता देता हूँ। जो बुक है जावा की, उसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ मिलेगी। तो यहाँ देखिए जावा की एक कंप्लीट बुक है जिसके अंतर्गत आपको एमएससी और जो बीसीए है उसका कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। दोनों में से कोई भी कोर्स हो आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेगा सारा कंटेंट। जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए यूनिट 1 के सारे कंटेंट मिलेंगे, जावा के बेसिक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट है सेकेंड यूनिट में वो मिलेगा। थर्ड यूनिट में आपको मिलेगा एरे स्ट्रिंग इंटरफेस एंड पैकेजेस। फोर्थ यूनिट में मिलेगा थ्रेड एंड जीयूआई प्रोग्रामिंग। इसके साथ ही आपको मिलेगा इनपुट आउटपुट डेटाबेस एंड J2 EE, ये सारी चीज़ मिलेगी। साथ ही आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए और पूछे गए प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर कठिन शब्दावली यहाँ कंप्लीट रूप से मिलेगी। उसके बाद बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं जावा की जो चीट शीट है वो भी इसमें डाल दूंगा, तो वो आपको सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी कंप्लीट बुक में। तो ये बुक आप जो है लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज है, वो आपको पे करना है, फ़ोन पे गूगल पे जैसे भी। जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखाऊँ यहाँ पे, जैसे जावा में चलते हैं, ये देखिए जावा की बुक इस प्रकार क्लिक करें लिंक पे तो आपको यहाँ पे ये देखिए 59 रुपीज़ मात्र है। तो आपको ये सारे कोर्सेज में काम आएगी, डिटेल फिल करना है, पे करना है और आपकी बुक आपके पास में आ जाएगी। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंतर्गत भी आपको मिलेगी टोटल 5 यूनिट। इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे यूनिट फर्स्ट बेसिक ऑफ सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेस मॉडल। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी विशेषताओं को समझाइए। सॉफ्टवेयर के विभिन्न क्षेत्र और उनके उपयोग को बताइए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लेयर्ड टेक्नोलॉजी को समझाइए। दो सॉफ्टवेयर प्रोसेस ये जो मॉडल होते हैं प्रोसेस मॉडल, उसको समझाना, जैसे कि प्रोटोटाइप मॉडल होता है और स्पायरल मॉडल होता है। तो यहाँ देखिए जब आपने HDLC पढ़ा होगा तो HDLC बोले तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो इसी के अंतर्गत हम देखते हैं ये HDLC के कुछ प्रकार हो जाते हैं, जैसे कि स्पायरल मॉडल हो जाता है, तो इनको समझाना है। फिर उसके बाद देखिए साइज ओरिएंटेड और फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स में क्या अंतर है इसको समझाना है। सेकेंड यूनिट की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट प्लानिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस दिया है। ये भी आपको HDLC के ही चरण है, थोड़ा एक्सपेंड करके यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग के क्या उद्देश्य है इसको समझाना है। यहाँ देखिए डीकम्पोजिशन तकनीकों को उदाहरण से समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुभव आधारित। अनुभव आधारित बोले तो जो है एम्प्रिसल, यहाँ पे इसके आधार पर समझाना है, यानी कि अनुभव आधारित जो अनुमान मॉडल है उसको समझाना है। इसके बाद आप देखिए आवश्यकता विश्लेषण, यानी कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होती है, इसके सिद्धांत को समझाइए। थर्ड यूनिट में मिलेगा डिज़ाइन कॉन्सेप्ट एंड SCI। यहाँ आपको मिलेगा प्रभावी मॉड्यूलर डिज़ाइन के लिए डिज़ाइन सिद्धांतों को समझाना है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं किसके डिज़ाइन के उनको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रक्रिया को या प्रोसेस को परिभाषित करना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिज़ाइन कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कंप्यूटर इंटरफेस डिज़ाइन के नियम समझाइए, यानी कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस जिसे हम बोलते हैं SCI, ठीक है, इसकी डिज़ाइन गाइडलाइन को समझाना है।
4th यूनिट में मिल जाता है टेस्टिंग क्वालिटी एश्योरेंस। तो सॉफ्टवेयर गुणवत्ता यानी कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है बताइए। वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में अंतर बताना है। यूनिट कास्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या हो जाती है, ये इसको समझाना है। वैलिडेशन और सिस्टम टेस्टिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। फिर 5th यूनिट में मिल जाता है मेंटेनेंस, रीयूज़ और केस टूल्स। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का रीयूज़ यानी कि पुनः उपयोग क्या है, इसकी प्रक्रिया बताइए यानी कि प्रोसेस बताइए। सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस के प्रकार को समझाना यानी कि रख रखाव के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो समझाना है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या हो जाता है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जिसके अंतर्गत SCM जिसे हम बोलते हैं। वर्ज़न कंट्रोल क्या हो जाता है, और जो आपका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है उसकी प्रोसेस को समझाना है। केस टूल्स क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए। तो ये हो जाते हैं हमारे टोटल मिलाकर 5 यूनिट के क्वेश्चन जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। इसके पहले हमने देख लिए जावा के क्वेश्चन, तो 2 सब्जेक्ट हमारे हो गए। अब बात करते हैं तीसरा सब्जेक्ट। तो तीसरे सब्जेक्ट में आपको मिलेगा ऑप्शन, एक मिलेगा ए जिसमें मिलेगा विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा मिलेगा बी जिसमें मिलेगा साइबर सिक्योरिटी। तो दोनों के क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आप उसके हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट पहले देखते हैं हम कौन सा, विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें 5 यूनिट है। 5 यूनिट में पहली यूनिट में मिल जाता है प्रिपेयरिंग एंड डिप्लॉइंग विंडोज सर्वर 2012, जिसमें पूछा जा रहा है विंडोज सर्वर 2012 को डिप्लॉय करने से पहले किन किन बातों की योजना बनानी चाहिए। इसके बाद किसी आईटी इन्वायरमेंट की तैयारियों यानी कि जो प्रिपरेशन होती है उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है। उसके बाद विंडोज़ सर्वर 2012 में उपलब्ध इंस्टॉलेशन विकल्पों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। विंडोज़ सर्वर के इमेज कैसे बनाएं और डिप्लॉय कैसे करें। इमेज का मतलब एक बूटेबल ड्राइव बोल रहा है। इसके बाद सेकेंड यूनिट में मिलेगा रिमोट मैनेजमेंट एंड एक्टिव डायरेक्टरी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है सर्वर मैनेजर क्या है, यह कौन कौन से सर्वर मैनेजमेंट कार्य करता है। विंडोज़ पावर सेल का उपयोग करके सर्वर रोल और फीचर्स कैसे इंस्टॉल करें। सर्वर मैनेजर की मदद से डोमेन कंट्रोलर को कैसे डिप्लॉय करें। ADAC क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है, ये आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ पे मिलता है नेटवर्क एडमिन एंड हाइपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे विंडोज़ जो सर्वर है उसमें DHCP की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की जाती है। DNSSEC क्या है, नेटवर्क सुरक्षा में इसका क्या उपयोग है, ये आपको समझाना है। नेक्स्ट आप देखोगे IP वर्जन 6 और IP वर्जन 4 को जो है साथ में कैसे काम करने योग्य बनाते हैं। ये पुराना वर्जन यानी कि चल रहा है काफ़ी, पर नए वर्जन के रूप में आपको ये वाला देखने को मिल जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट आप देखोगे हाइपर वी क्या है, हाइपर वी में वर्चुअल मशीन कैसे बनाएं, इसको मैनेज कैसे करें, ये आपको समझाना है। फोर्थ यूनिट में मिलेगा आपको फाइल स्टोरेज एंड प्रिंट सर्विसेज। तो यहाँ पे मिलेगा स्टोरेज स्पेसेस क्या है, इन्हें कैसे डिप्लॉय किया जाता है। फिर आपको देखने को मिलेगा शेयर्ड स्टोरेज को कैसे कॉन्फ़िगर और मैनेज करें। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे CSI स्टोरेज क्या है, इसको कैसे सेटअप करें। पावर सेल का उपयोग करके प्रिंट सर्वर को कैसे डिप्लॉय और मैनेज करें। फिफ्थ यूनिट में मिलेगा आपको ग्रुप पॉलिसी एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे मिलेगा ग्रुप पॉलिसी क्या है, इसे कैसे बनाएं और मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंस को उदाहरण से समझाइए। एडवांस्ड सिक्योरिटी के साथ विंडोज़ जो फायरवॉल है, फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। IPsec क्या है, विंडोज़ सर्वर में इसे कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। चलिए ये तो बात हो गई किसकी, आपको देखने को मिलेगा ये हमने देखे यहाँ पे विंडोज़ सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की। अब मिल जाता हमारा थर्ड जो सब्जेक्ट है उसी के अंतर्गत बी, यानी कि या तो आप विंडोज़ सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे या तो आप साइबर सिक्योरिटी लेंगे। तो जिन भी बच्चों का साइबर सिक्योरिटी होगा उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे यूनिट फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्तमान दृष्टि से साइबर सिक्योरिटी, यानी कि इंटरनेट को सुरक्षित ढंग से कैसे यूज़ करना है और कुछ गड़बड़ हो गई तो उससे कैसे बचा जाए। तो ये सारी चीज़ हो जाती है साइबर सिक्योरिटी, यानी कि ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने का तरीका साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत सूचना सुरक्षा क्या है, यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है। जैसे आज की डेट में आप देखोगे तो जितनी भी सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, इन सभी में धड़ल्ले से चीज़ों को क्या कर रहा है, हम पोस्ट कर रहे हैं। कायदे से हमको जो है
एक प्रकार से वीडियो या फिर जो भी चीज़ वो डालना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, हम खुद ही इन्फॉर्मेशन बन जा रहा है, यानी कि हम खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं जो भी सोशल मीडिया उसमें, और लोग बाग हमारा मजाक उड़ा रहा है। बहुत सारी तरीके यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो उसी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर कैसे करना है, इसके इंपॉर्टेंस को समझाना है, इसके फीचर्स को समझाना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसके उसकी सुरक्षा को लागू करने में या उसकी सिक्योरिटी को लागू करने में कौन-कौन सी मुख्य चुनौतियाँ या फिर चैलेंजेस आते हैं, उनको समझाना है। निम्नलिखित की परिभाषा देना, जैसे वायरस क्या होता है, वर्म्स क्या होता है, मैलवेयर क्या होता है, फ़िशिंग क्या होता है, ये हमारी जो साइबर सिक्योरिटी उसका खतरा हो जाता है। एक प्रकार से हमारी सूचना प्रणाली को बर्बाद करने या ख़राब करने में ये हेल्प करते हैं। तो इससे बचने के लिए तरीके हमको अपनाना है। इसके बाद देखिए डेस्कटॉप को सुरक्षित रखने के लिए कौन-कौन से टूल और प्रैक्टिसेस होती है, उनको आपको समझाना है। नेक्स्ट आप देखेंगे एप्लीकेशन सुरक्षा के लिए मूल सिद्धांत कौन-कौन से हो जाते हैं। एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन में अंतर समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए इसको, ठीक है। सिमेट्रिक और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। फायरवॉल क्या है, यह सिस्टम को कैसे सुरक्षित करता है, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस को यहाँ पे रोकता है। ये एक तो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो जाता है और एक हार्डवेयर बेस्ड हो जाता है। देखिए साइबर सिक्योरिटी की जो बुक है, जो नोट्स है पीडीएफ फॉर्म में, जैसे मैंने अभी जावा की दिखाया और पाइथन की, तो उसी प्रकार इसकी भी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो टेलीग्राम पर जुड़े रहिए, एग्जाम के पहले मैं कोशिश करूंगा सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिल जाए। और इकट्ठी पीडीएफ आप लेते हैं तो उसकी लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी सारी चीज़ें। थर्ड यूनिट में मिल जाता है साइबर स्पेस एंड डिजिटल थ्रेट। तो इसमें मिल जाता है साइबर स्पेस क्या है, इसके मुख्य खतरे यानी मेजर रिस्क कौन कौन से हो जाते हैं, सोशल नेटवर्क साइट को कैसे सुरक्षित किया जाता है, इसको बताए। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ये काफ़ी वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल नेटवर्किंग साइट को कैसे सुरक्षित करें, जिसमें आपका इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है और फेसबुक है, ये तीनों चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ज़्यादातर तो यही चलती है, ज़्यादातर इंस्टाग्राम और फेसबुक ही चलती है। व्हाट्सअप तो ऐसा नॉर्मली काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। साइबर अटैक से बचाव के सामान्य उपाय बताइए, ठीक है, प्रिवेंट करने के, यानी कि सुरक्षा से कैसे, मतलब उनके खतरे से कैसे बचा जा सकता है, उसे प्रिवेंशन बोल देते हैं। डिजिटल वातावरण या डिजिटल एनवायरनमेंट में सुरक्षा के खतरे के प्रकार बताइए। फोर्थ यूनिट में मिल जाता है साइबर क्राइम, ई कॉमर्स थ्रेट। तो ई कॉमर्स मतलब जो हम ऑनलाइन खरीद बिक्री कर रहे हैं ना, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, उनसे जुड़े खतरे की बात की जा रही है। तो साइबर अपराध क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को समझाना है। फिशिंग क्या है, इसमें कौन कौन सी तकनीकें उपयोग की जाती है, इससे कैसे बचा जाए। साइबर अपराध को रोकने के लिए कौन कौन से टूल और अभ्यास जरूरी है। ई कॉमर्स साइट को किन सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पे फोर्थ यूनिट में, ठीक है। उसके बाद देखिए साइबर लॉस और स्टैंडर्ड की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपको साइबर सुरक्षा में आईएसओ यानी कि जो स्टैंडर्ड होता है उसका मानक क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। फिर आईटी एक्ट की बात की जा रही है, भाई साइबर क्राइम है तो उसके लिए कुछ एक्ट भी बना होगा। तो आईटी एक्ट 2000 क्या है, इसके विभिन्न प्रावधान को समझाना, यानी कि मेन मेन जो प्रोविजंस होते हैं उनको। फिर देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बोले तो बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसे हम शॉर्ट में आईपीआर बोल देते हैं, क्या है, यह डिजिटल दुनिया में क्यों ज़रूरी है। अब देखिए जैसे कोई पर्सनल चीज़ें हैं तो उसको कॉपीराइट समझते होंगे ना आप, उसी के तहत ये देखने को मिल जाता है। तो डिजिटल डिज़ाइन और कंटेंट की सुरक्षा से संबंधित भारत में कानून को समझाइए, कौन कौन से कानून हैं, ये चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। तो ये हो जाते हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर का सब्जेक्ट, जिसके अंतर्गत आपको मिलेगा ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसकी भी मैं पीडीएफ जल्द कोशिश करूंगा आपको अपलोड कर दूं टेलीग्राम पर, ताकि आप उसे लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, तो ई कॉमर्स क्या है, इसके विभिन्न प्रकार को समझाना, जैसे बी टू बी है, बी टू सी है, सी टू सी है और सी टू बी है। ई कॉमर्स का संक्षिप्त इतिहास समझाना है। ई कॉमर्स से संबंधित कानून और नैतिक मुद्दों को समझाना है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, बोले तो ईडीआई क्या है, इसके प्रकार को समझाइए। वैल्यू चेन और सप्लाई चेन में क्या अंतर है। उसके बाद आप देखेंगे सेकेंड यूनिट पेमेंट ऑन एंड मार्केटिंग इन ई कॉमर्स, इसको समझाना है कौन से अलग अलग क्वेश्चन में, जैसे विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कौन कौन से हैं, जैसे आप ई वॉलेट देखते होंगे, उसके बाद आप नेट बैंकिंग देखते होंगे, एनईएफटी है, ये सारी चीज़ आपको मिल जाती है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इसके कुछ फ़ायदे भी बताना है। फिर पेमेंट गेटवे क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लो हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं फ्लिपकार्ट में,
और हम कर रहे हैं, अपन यूज़र हो गए, तो दोनों के बीच में पेमेंट को ले जाकर लाने का काम जो करता है वो कहलाता है पेमेंट गेटवे, यानी मीडिएटर होता है पैसा लाने ले जाने वाला। जैसे एजेंट होता है ना रियल लाइफ में, वैसे ही ऑनलाइन दुनिया में पेमेंट गेटवे हो जाता है। इसको उदाहरण से ही समझाना है। फिर आप देखोगे यहाँ पे ई कॉमर्स में वेब मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजीज होती है, रणनीति होती है, और जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसके तरीके को समझाना है। एम कॉमर्स बोले तो मोबाइल कॉमर्स क्या है, यह ई कॉमर्स से कैसे अलग है। तो भाई सिंपल सी बात है, मोबाइल के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, आज की डेट में ज़्यादातर इसी का उपयोग कर रहा है। तो मोबाइल कॉमर्स क्या है, इससे रिलेटेड मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, आप इसको देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। यात्री हवाई परिवहन में ई कॉमर्स पर एक केस स्टडी लिखना है, ठीक है, रियल जो केस स्टडी होती है। थर्ड यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नमेंट। तो ई गवर्नमेंट क्या है, इसका दायरा यानी कि स्कोप क्या है, इसके लाभ क्या है यानी कि बेनिफिट्स क्या है, इसको समझाना है। ई गवर्नमेंट के विभिन्न मॉडल्स, मॉडल्स बोले तो जैसे ब्रॉडकास्टिंग हो जाता है, क्रिटिकल फ्लो हो जाता है, ये सारी चीज़ों को समझाना है। फिर G2C बोले तो गवर्नमेंट टू सिटीज़न और गवर्नमेंट सिटीजन टू गवर्नमेंट, दोनों के बीच में अंतर बताना, G2C और C2G। भारत में ई गवर्नमेंट का विकास कैसे हुआ, पूरी हिस्ट्री समझाना है, डेवलपमेंट या एवोल्यूशन उसका। फोर्थ यूनिट की बात करें तो फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेशन ऑफ ई गवर्नेंस मिल जाता है। तो यहाँ पे मिलेगा ई रेडीनेस क्या है, ई गवर्नेंस फ्रेमवर्क को समझाइए यहाँ पे। ई गवर्नेंस जो है, ई गवर्नेंस के अंतर्गत डेटा वेयर हाउसिंग और डेटा माइनिंग का क्या उपयोग है। NIC नेट और ई सेवा प्रोजेक्ट पर केस स्टडी लिखना है। इसके बाद देखिए आपको आधार बेस्ड बोले तो आधार बेस्ड डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव, मतलब आज की डेट में देखोगे तो आधार कार्ड के आधार पर ही पेमेंट आ रही है, चाहे वो कोई भी चीज़ की हो। जैसे उदाहरण के लिए आप देखोगे समग्र आईडी और आधार कार्ड को मर्ज कर दिया गया है, और जो आपकी पेमेंट होती है वो डायरेक्ट अकाउंट में आ जा रही है। जैसे लाडली बहना की पेमेंट आप देख सकते हैं, सम्मान निधि की पेमेंट देख सकते हैं, पेंशन देख सकते हैं, सारी चीज़ों की जो पेमेंट है वो आधार बेस्ड ही हो जा रही है। तो इसी के विभिन्न पक्षों को समझाना है। फिर भारत में ई गवर्नेंस की आधारभूत संरचना और उसके एग्जीक्यूशन यानी क्रियान्वयन को समझाना है। फिफ्थ यूनिट में मिलेगा सिक्योरिटी लीगल एस्पेक्ट ऑफ ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नमेंट सुरक्षा में या सुरक्षा से संबंधित मुख्य जो चैलेंजेस होते हैं, सिक्योरिटी चुनौतियां हो जाती हैं, उनको समझाना है। ई सिक्योरिटी में नेटवर्क और वेबसाइट की सुरक्षा को समझाना है। फिर उसके बाद मिलेगा ई गवर्नेंस सिस्टम की सुरक्षा में फायरवॉल और अन्य टूल की क्या भूमिका है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं हम, IT एक्ट 2000 के वो मुख्य प्रावधान बताइए जो ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस से संबंधित है। तो यहाँ हमने बात करें किसकी, आपको देखने को मिलेगा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। सॉरी, साइबर सिक्योरिटी के तो पहले देख लिए, ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस से रिलेटेड, तो ये दोनों ही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब लास्ट जो सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाता है हमारा पाइथन। तो यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ए नंबर में पाइथन ज़्यादातर कोशिश होती है कि पाइथन के ही हम क्या करें, सिलेक्शन करें। तो इसकी PDF भी मैं आपको दिखा दूँ, इसकी PDF भी आपको देखने को मिल जाएगी कंप्लीट पाइथन की, जो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो इसमें भी आप देखोगे, देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग कंप्लीट, जो आपको MSc BCA में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसमें भी सारे कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। तो ये कंटेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ सारे कंटेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंतर्गत आपको पाइथन की चीट शीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ग्लॉसरी बोले तो टेक्निकल जो शब्दावली होती है, सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक है। पहली यूनिट में मिलेगा बेसिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ बात की जा रही है प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले, मतलब कोई भी चीज़ सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने या उसे अंडरस्टैंड करने के लिए तरीके होते हैं। तो पहली यूनिट में वही चीज़ है। तो प्रोग्रामिंग में समस्या का समाधान क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग की परिभाषा दीजिए, उसको डिज़ाइन कीजिए। उसके बाद देखिए प्रोग्रामिंग में होने वाले विभिन्न प्रकार की एरर्स को समझाना है, कौन कौन सी एरर हो जाती है, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है डीबगिंग, मतलब एरर को दूर करने की प्रोसेस को डीबगिंग बोल देते हैं, इसका क्या महत्व है। कुछ अप्रोच हो जाती है प्रोग्रामिंग करने की, जैसे टॉप डाउन अप्रोच हो जाती है और बॉटम अप अप्रोच, इनको समझाना है। फ्लो चार्ट और डिसीजन टेबल को समझाना, साथ में एल्गोरिदम भी समझाना। ये सब जो हो जाते हैं प्रोग्रामिंग आइडियाज़ कहलाते हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग करने से पहले या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले इन विभिन्न टूल्स का उपयोग किया जाता है। किस किस का, फ्लो चार्ट, डिसीजन टेबल और एल्गोरिदम का। सेकेंड यूनिट में मिलेगा पाइथन प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप समझाइए। पाइथन में लिटरल्स क्या हो जाते हैं, कीवर्ड्स क्या हो जाते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, इनको समझाना है।
फिर कुछ कंडीशंस है, स्टेटमेंट है, ब्रेक है, कंटिन्यू है, पास है, इनको समझाना है। इफ़ एल्स का प्रयोग करते हुए 3 संख्याओं में से अधिकतम यानी कि बड़ी संख्या को निकालने का प्रोग्राम बनाइए। यानी डिसीजन जो कंट्रोल सिस्टम है उसके अंतर्गत इफ़ एल्स के बारे में पूछा गया है। मल्टीपल इफ़ यहाँ पे लगेगा। फिर डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं, उदाहरण से समझाइए। थर्ड यूनिट में रिकर्सन, स्ट्रिंग और लिस्ट के बारे में बात की जा रही है। तो रिकर्सन तो एक प्रकार से है, आप खुद फंक्शन खुद को कॉल करता है, बाकी लिस्ट और जो स्ट्रिंग है वो डेटा स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट है। तो रिकर्सन को समझाना उदाहरण सहित प्रोग्राम बनाकर। रिकर्सिव फंक्शन के लिए स्टैक डायग्राम बनाइए। स्ट्रिंग स्लाइसिंग के उदाहरण को समझाइए, यानी उसको उदाहरण सहित समझाना है। दो स्ट्रिंग की तुलना करने के लिए पाइथन प्रोग्राम लिखना है और फाइंड फंक्शन का उपयोग बताना है। फोर्थ यूनिट में मिलेगा फिर से डेटा स्ट्रक्चर के जो लिस्ट है और साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। तो कोई भी प्रोग्रामिंग हो उसमें ओप्स का कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा आज की डेट में। जबकि सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में आपको क्या मिलता था, सी लैंग्वेज में आपको प्रोसीजरल ओरिएंटेड देखने को मिल जाता था। पहला क्वेश्चन है पाइथन में लिस्ट के एलिमेंट को कैसे एक्सेस और डिलीट किया जाता है। लिस्ट की क्लोनिंग क्या होती है, कोड जो है उसका उदाहरण से समझाइए। नेस्टेड लिस्ट क्या हो जाती है। पाइथन में क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उदाहरण से समझाइए। पाइथन की 2 स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को समझाना है। उसके बाद आप देखोगे तो पाइथन में फिफ्थ यूनिट में डेटा स्ट्रक्चर और सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। तो पाइथन में लिस्ट, सेट, स्टैक और क्यू में क्या अंतर है। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च को उदाहरण से समझाना है। नेक्स्ट आप देखोगे बबल सॉर्ट के लिए पाइथन प्रोग्राम लिखिए। सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट में क्या अंतर है। नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पे एरे क्या है और पाइथन में इसका क्या उपयोग है। तो ये सारी चीज़ समझाना यहाँ पे आपको। चलिए यहाँ पे एमएससी फोर्थ के अंतर्गत एक सब्जेक्ट और मिल जाता है बी, फिफ्थ नंबर का। तो डीटीपी विद पेज मेकर है। तो इसके डीटीपी के क्वेश्चन तो ऑलरेडी अलग से मैंने डाल रखा हूँ, तो हालांकि यहाँ पे देख लोगे। तो पहली यूनिट में आपको बेसिक्स ऑफ डीटीपी एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी मिलेगा, जैसे डीटीपी क्या है, इसकी आवश्यकता को समझाइए। पब्लिकेशन में डीटीपी के लाभ लिखिए। वर्ड प्रोसेसर और डीटीपी में अंतर बताइए। लेज़र प्रिंटर और इसके उपयोग को समझाना है। इसकी पीडीएफ तो ऑलरेडी अवेलेबल है, कहाँ पर है, टेलीग्राम पर। कोई 4 डीटीपी सॉफ्टवेयर के नाम और उसके उपयोग के क्षेत्र बताइए। फिर नेक्स्ट मिलेगा सेकेंड यूनिट में ऑफसेट प्रिंटिंग क्या है, इसके प्रकार समझाइए। टाइपोग्राफी क्या है, निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए, जैसे ब्लीड क्या हो जाता है, सीएम बाई के, हाफ टोन, सैडल स्टिच, परफेक्ट बाइंड। नेक्स्ट है प्रिंटिंग में टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का क्या महत्व है। उसके बाद मिल जाता है थर्ड यूनिट में एडोब पेज मेकर 7.0 की विशेषताओं को समझाइए। पेज मेकर के 4 टूल, 14 टूल होते हैं, 14 में से क्या पूछा जा रहा है, 4 टूल पूछा जा रहा है। टेम्पलेट क्या है पेज मेकर में, ये डिज़ाइनिंग में कैसे सहायक है। पेज मेकर में उपयोग होने वाले 5 महत्वपूर्ण कीबोर्ड शॉर्टकट लिखिए। पेज मेकर के पुराने और नए संस्करणों में 2 प्रमुख अंतर बताइए। पेज लेआउट क्या है, मार्जिन और ओरिएंटेशन कैसे सेट करते हैं। मास्टर पेज क्या है, इसका उपयोग बताइए। ऑटो फ्लो क्या है, पेज मेकर में इसका उपयोग बताना है। टेक्स्ट में एडिटिंग फिल्टरिंग, जो एडिटिंग में फिल्टरिंग और पैलेट्स का क्या उपयोग है। पेज मेकर में लेयर क्या हो जाती है, डिज़ाइनिंग में कैसे सहायक है। फिर एडवांस एडिटिंग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, कहाँ पे, पेज मेकर में, जिसमें पेज मेकर में डॉक्यूमेंट कैसे सेटअप करते हैं। टेक्स्ट रैपिंग का उपयोग उदाहरण से समझाना है। ड्रॉप कैप, स्टाइल फॉर्मेटिंग को समझाना है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग, एम्बेडिंग और इसका उपयोग बताना है। और यहाँ पे पॉलीगॉन सेटिंग, राउंडेड कॉर्नर और प्लगइन, इनको समझाना। तो ये हो जाते हैं हमारे बीसीए फोर्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के। आप यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शन भी बताया हूँ, तो ऑप्शन में से आपका जो सब्जेक्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारी चीज़ें, क्वेश्चन। तो आप इनके हिसाब से अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो काम का लगा है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अगर आपको आगे कोई चीज़ चाहिए तो वो आप बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।